स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्पीड से करेंगे और मैं प्रायोरिटी वाइज बात करूंगा ताकि जितना इंपॉर्टेंट ज्यादा मैं आपको रिवाइज करा पाऊं। देखिए मैं सबसे पहले लेजर के ऊपर बात करता हूं क्योंकि एंट्री अपने आप उसमें शामिल हो जाती है। पहले हमने बात किया था कंसाइनमेंट अकाउंट, अभी मैं सब चीज को मिला रहा हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट दो मेथड से बनता है, सीपी और दूसरा आईपी। पहले बात करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट एट सीपी। कंसाइनमेंट अकाउंट एट सीपी में डेबिट में क्या आएगा, सबसे पहले टू जीएससी, टू कैश, टू कंसाइनी का खर्चा। कंसाइनी, अभी कंसाइनी जो भी खर्चे करेगा दो पार्ट में पता होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, ये दो हो गया। इसके बाद कंसाइनी का कमीशन, फिर इधर क्या आ जाएगा, बाय कंसाइनी ब्रैकेट में क्या, सेल। अगर कोई जीएसटी रिटर्न हुआ तो भी क्रेडिट में आएगा, अगर रिटर्न हुआ तो कहां पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। उसके बाद सेल हुआ तो मतलब कमीशन आएगा, टू कंसाइनी और कमीशन आ गया। सेल हुआ तो कोई पैसा डूब भी सकता है, अगर ऑर्डिनरी कमीशन है तो बैड डेट मेरा लॉस, मतलब मेरे कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा। और अगर डेल कमीशन है मतलब उसका लॉस, मतलब मेरे कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। फिर क्रेडिट में और क्या आ सकता है, एबनॉर्मल लॉस। क्या आ सकता है बोलो, एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस का जो वैल्यूएशन होता है वो आता है, और वैल्यूएशन कहां से निकलता है, टेबल से। कहां से निकलता है, टेबल से। तो टेबल में जो अमाउंट आ गया ना उसको चुपचाप उठा के लिख देते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस। और क्रेडिट में आएगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक आएगा। तो और स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करते हैं, एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, करेक्ट। अब एनआरवी कैसे निकलता है, अभी एनआरवी कैसे निकलता है, तो एनआरवी दो तरीके से निकल सकता है, दो टाइप की लैंग्वेज होगा। कई बार क्या बोलेगा कि कॉस्ट से 20% कम हो गया, कॉस्ट से 50% कम हो गया, तो क्या करना, आप टेबल निकालते हो उसमें कॉस्ट तक पहुंच जाते हो, उसमें 20% या 50% माइनस करके जो आएगा वो क्या आएगा, एनआरवी, उसको लिख देना चुपचाप। और कभी कभी क्या होता है, ये भी मैंने किसके बारे में बात कर रहा हूं, सीपी मेथड है ना। हाँ, अभी कभी कभी क्या होगा, आपको बोलेगा कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो स्टॉक है ना उसका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लिख देना, माइनस क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंस है जो एस्टिमेटेड सेलिंग होगा, कमीशन। कमीशन तो पक्का, और दूसरा कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, ये हो गया आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। और बाकी जो भी बचेगा वो या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। फिर अभी हमने बताया कि कई बार क्या होता है कि अगर गुड्स को लौटा रहा है तो हमने खर्चा किया, रिटर्न पे खर्चा हुआ 60 रुपए का आज, तो टू कैश किया अपन ने, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सबको कंपाइल कर दो ना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ तो क्या हो जाएगा, टू कैपिटल, क्योंकि एंट्री क्या बनता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, टू कैपिटल। मतलब अब आपको क्या करना चाहिए बताऊं, ये जितनी मैंने बातें बताई ना कंसाइनमेंट अकाउंट में, आप ये पूरे लिख दोगे तो आपका पूरा का पूरा कंसाइनमेंट में कोई भी क्वेश्चन का ये फॉर्मेट आएगा। ये हो गया सीपी मेथड। अब जरा बात करते हैं आईपी मेथड। आईपी मेथड में आपको मालूम है कि केवल दो अकाउंट ऐसे होते हैं जो किस पर दिखता है, आईपी पर। वो दो अकाउंट कौन कौन से, एक जीएससी और दूसरा स्टॉक। अच्छा, स्टॉक मतलब दोनों, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो या फिर क्लोजिंग स्टॉक हो। हमने ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात किया था, ओके 11 नंबर। एक मैंने बात कराया था ओपनिंग कंसाइनमेंट स्टॉक होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर भी बात किया था अपन ने, करेक्ट। चलो इसके ऊपर बात करें। हाँ, ये जो आईपी मेथड है उसमें एक आपका जीएससी अकाउंट आईपी पर दिखेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कोई भी स्टॉक रहेगा तो किधर दिखेगा, आईपी पर। अब जरा बात करते हैं आईपी वाले मेथड में आपको क्या करना पड़ता है। सर, आपको क्वेश्चन में तीन चीजें निकालनी पड़ती है, सीपी, प्रॉफिट और आईपी, करेक्ट। आपको आईपी दिया होगा तो सीपी निकल जाएगा, सीपी दिया तो आईपी निकल जाएगा, बड़ा मैटर नहीं है। प्रॉफिट अपने को मालूम है, प्रॉफिट को ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट आपको परसेंट दिया रहता है, वो प्रॉफिट का जो परसेंट है वो या तो सीपी पर होगा या आईपी पर, उसको कन्वर्ट करना आ गया। अगर सीपी पे दिया 1/4 तो आईपी पे कितना हो जाएगा, 1/5। अगर मान लो आईपी पे दिया है 1/3 तो सीपी पे कितना हो जाएगा, 1/2। तो कन्वर्ट जहां करना पड़ता है कर लेते हैं। मतलब जो भी आईपी के क्वेश्चन होते हैं, हमारा धर्म क्या होता है, सबसे पहले सीपी, प्रॉफिट, आईपी निकाल के बैठ जाओ, फिर फट लिख के अपना आंसर आ जाता है, करेक्ट। और आईपी मेथड में हम बात करें कि जीएससी डेबिट में आ गया पहले, कौन सी प्राइस पर, आईपी पे। फिर उसका जो प्रॉफिट है वो रिवर्स की साइड आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय जीएससी, जितना लोडिंग है, जितना प्रॉफिट हुआ आ गया।
अब आइए, आपका जो स्टॉक है कंसाइनमेंट स्टॉक, जो कंसाइनमेंट का स्टॉक है वो किस पर आएगा, आईपी पर, है ना, वो आईपी पे आ गया। उसमें जो प्रॉफिट शामिल है उसको स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। वो स्टॉक रिजर्व किधर आएगा, डेबिट में। स्टॉक रिजर्व निकलता कैसे था, स्टॉक रिजर्व निकलता कैसे था, स्टॉक रिजर्व था टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी। मतलब ये क्या आ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट, ये क्या हो गया, सॉरी प्रॉफिट पर यूनिट, ओहो सॉरी सॉरी टोटल प्रॉफिट, सॉरी ये आ गया, ये जो निकलेगा वो आएगा प्रॉफिट पर यूनिट। पर स्टॉक, ये जो स्टॉक रिजर्व का मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिट, है ना। तो हमने टोटल प्रॉफिट कितना है, वो जीएससी में जो टोटल प्रॉफिट निकलते हैं अपन, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी। एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट है, इनटू स्टॉक में अगर मेरी 15 यूनिट है तो उस केस में उसका प्रॉफिट आ गया। क्लियर पॉइंट दिमाग में आ रहा है क्या आपके। तो ये जो आएगा ये आएगा आपका स्टॉक रिजर्व। तो ये हमने स्टॉक रिजर्व को रिवर्स कर दिया। अच्छा अब आते हैं कंसाइनिंग अकाउंट। जो हमारा कंसाइनिंग अकाउंट बनेगा, कंसाइनिंग कुछ नहीं हमारा डेटर है। तो जब वो माल बेचेगा तो मैं इसके डेबिट में अमाउंट लिखूंगा, टू कंसाइनमेंट, डेबिट में टू सेल, ब्रैकेट में सेल आ गया। अब वो जो जो पैसा कटेगा वो क्रेडिट में लिखूंगा। क्या क्या पैसा कटेगा, खर्चे का कटेगा, एक्सपेंस हो गया, कमीशन हो गया। बीच में कभी कभी मेरे को एडवांस भी भेजता है, चाहे कैश हो, चाहे बैंक हो, चाहे बीआर हो, एक्सेप्ट करता है बिल मेरा। ये सब एडवांस जो भी है क्रेडिट में आएगा। और जो बैलेंस बचेगा वो या तो बैलेंस पड़े रहेगा तो बैलेंस कैरी डाउन आएगा। अगर मुझे पैसा भेज दिया तो मैं कैश, बैंक या बीआर जो भी व्हाटएवर जो भी पैसा मुझे भेजेगा, कैश या बैंक आएगा तो वो मैं लिख दूंगा यहां पे। तो ये इस तरीके से कंसाइनी। और कंसाइनर का अकाउंट क्या होगा, कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का अकाउंट बनता है जस्ट उल्टा। इसके डेबिट में है वो क्रेडिट में आएगा, इसके क्रेडिट में था उसके डेबिट में आएगा, खत्म बात। अगला पॉइंट जीएससी अकाउंट। अभी जीएससी जो होता है ना सर, आपका सीपी प्राइस भी होता है, आईपी मेथड भी होता है, पर इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, अगर आपका कॉस्ट प्राइस मेथड है मान लो, तो आप एंट्री क्या बनाते हैं जीएससी का, आप एंट्री बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जीएससी। तो जीएससी के डेबिट में आ गया, और सॉरी जीएससी के क्रेडिट में आ गया बाय कंसाइनमेंट, कॉस्ट पे आ गया। अब उसको ट्रांसफर कहां करते हैं ईयर एंड में, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वो जो कॉस्ट आपको दिख रहा है ना, इट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपने एंट्री क्या बना दिया, जीएससी अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका आईपी मेथड है, तो आप जीएससी की एंट्री आपने आईपी पे किया, तो जीएससी अकाउंट के क्रेडिट में जो अमाउंट आएगा वो आईपी पर आएगा। पर उसको रिवर्स भी तो करते ना, तो उसमें जो प्रॉफिट शामिल है उसके डेबिट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इधर बाय कंसाइनमेंट, इधर टू कंसाइनमेंट। तो अल्टीमेटली इधर भी जो बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ही तो बचा, तो इसको अपन कहां ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग में। कहां ट्रांसफर कर देंगे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जीएससी अकाउंट विल ऑलवेज बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चाहे मेथड कोई भी है, बैलेंस हमेशा कॉस्ट प्राइस बचेगा, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद अगला पॉइंट था एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट। जब हमको लॉस होता है, मान लीजिए अपने को लॉस हुआ 10,000 का, हमने वैल्यूएशन किया टेबल निकाल के, तो 10,000 का लॉस है, तो एंट्री क्या बनाया अपने, एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आ गया, तो एब्नॉर्मल लॉस के डेबिट में आ गया 10,000 रुपए। अभी मान लो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है हम आपको 8,000 रुपए देंगे, मतलब क्लेम आपका एक्सेप्ट हुआ। तो जब क्लेम एक्सेप्ट होगा तो एंट्री क्या बनाओगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एब्नॉर्मल लॉस। तो हमारे एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 8,000 रुपए। अभी जो 2,000 का लॉस बचा, इट विल बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देता तो बाय इंश्योरेंस कंपनी की जगह लिखते बाय कैश, क्योंकि पैसा अपने पास आ चुका है। अगर ट्रांसपोर्टर बोलता मैं पैसा दूंगा, तो बाय इंश्योरेंस कंपनी की जगह बाय ट्रांसपोर्टर लिख देना 8,000, और जो बैलेंस फिगर होगा इट विल बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो ये आपका एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट हो गया। फिर हमने बात किया था सर ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे रायपुर का जीपी निकलता है, ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो रायपुर का ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, टोटल जो परचेस किया वो लिखोगे, टोटल परचेस, ठीक है। उसके बाद जो गुड्स आप बेचते हो, जो आप गुड्स बेचते हो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। जो कंसाइनी को भेजा एट कॉस्ट, कौन सी प्राइस पे, एट कॉस्ट। फिर हमारे रायपुर का जो सेल है वो आएगा, फिर हमारे रायपुर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आएगा, और जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, जीपे। अभी आइए पीएल अकाउंट। अगर हमको अपना एनपी निकालना है तो हम अपना पीएल अकाउंट बनाएंगे। पीएल अकाउंट का शुरुआत जीपी से आएगा, फिर इनडायरेक्ट इनकम रायपुर का, इनडायरेक्ट खर्चा रायपुर का, कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट उठा के अपन कहां लाते हैं, पीएल अकाउंट में।
तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में क्या आ गया, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट, फिर जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। ओके, ये हो गया आपका पीएल अकाउंट। फिर कमीशन अकाउंट बनाते हैं, ये कौन बनाएगा सर, कंसाइनी बनाएगा। तो कमीशन की पहली एंट्री वो क्या बनाता है, अगर उसको कमीशन ड्यू होता है तो पहली एंट्री बनाता है कंसाइनर डेबिट टू कमीशन, उसकी इनकम है तो क्रेडिट में आएगा बाय कंसाइनी, बाय कंसाइनर। मान लेते हैं 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। अभी मान लो ऑर्डिनरी कमीशन आपको मिल रहा है, तो बेड डेट आपका कोई लॉस नहीं है, 10,000 जो आपकी इनकम है सीधा ट्रांसफर कहां करोगे, पीएल में। मतलब एंट्री क्या बनाओगे, कमीशन डेबिट टू पीएल, तो पीएल में ट्रांसफर हो गया, खत्म बात। लेकिन अगर डेल क्रेडिट कमीशन है और आपका मान लो 4,000 रुपए बेड डेट हो गया, तो उस केस में 4,000 रुपए जो डूबा ना, आपका कमीशन ले डूबेगा, तो उसकी एंट्री बनाते हैं अपन कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। अगर डेल क्रेडिट कमीशन है तो बेड डेट हमारा लॉस है, हमारे कमीशन को कम करेगा, तो एंट्री क्या बनाएंगे अपन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। 4,000 रुपए हुआ ना, 10,000 रुपए इनकम था, 4,000 रुपए डेबिट में डाल दिया, तो इनकम कितना बचा, 6,000, पीएल में ट्रांसफर कितना होगा, 6,000। क्लियर, ये था आपका कमीशन अकाउंट। अब अगला कंसाइनमेंट अकाउंट दो मेथड पे बनता है, सीपीआईपी हो गया, मैंने पहले ही कवर कर लिया। आगे बढ़ो, टेबल शोइंग नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कंसाइनमेंट स्टॉक, बात करते हैं इसके ऊपर। जो हम टेबल बनाते हैं, ये टेबल हमेशा सीपी पे बनेगा, किस पे बनेगा बोलो, चाहे आपका मेथड आईपी है तो भी किससे बनाना, सीपी पे। 3 कॉलम, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट, पहला आइटम बोलो क्या, जीएसटी एट कॉस्ट, क्वांटिटी लिख देना, अमाउंट लिख देना। अगर क्वांटिटी नहीं दिया तो 100, क्वांटिटी नहीं दिया तो 100 लिख देना, अमाउंट तो दिया ही रहेगा पक्का। इसके बाद क्या जोड़ना, कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर का खर्चा जोड़ना ही जोड़ना है, ये आपने जोड़ दिया, ये आ गया टोटल अमाउंट, इतना कॉस्ट। अब टेबल में सुनना, 3 चीज ट्रांजिट में हो सकता है, बोलो क्या क्या, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, स्टॉक, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, स्टॉक, 3 चीज आपका हो सकता है। अब जरा याद करना, मान लो तीनों आ गया कोई क्वेश्चन में, तीनों, तो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस जब दोनों होता है ना, तो पहले क्या निकालते हो, एबनॉर्मल लॉस। मतलब इस केस में क्या करना, पहले तुम माइनस करना एबनॉर्मल लॉस, वैल्यूएशन कर लोगे ना भाई, 100 है, 1 लाख है, नॉर्मल लॉस 10 का है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, ये वैल्यू आ गया एबनॉर्मल लॉस का। अच्छा, ट्रांजिट में 5 यूनिट है, फिर ट्रांजिट का स्टॉक निकाल देना, सेम वैसे ही 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5, फिर माइनस करना नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में अमाउंट कुछ नहीं आता, केवल क्या आता है, क्वांटिटी। तो जो भी आपका अगर 2 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ तो 2 माइनस कर देना, 2 यूनिट माइनस कर देना, वैल्यू कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, कंसाइनी को इतना यूनिट मिला, इतने रुपए का कॉस्ट प्राइस पे। अभी कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करना केवल, और डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, कंसाइनी के शॉप या गोडाउन तक लाने में जो भी खर्चा होता है उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जो भी खर्चे, क्लियरिंग चार्जेस, फ्रेट हो गया, ये सब जो खर्चे होते हैं, अनलोडिंग का खर्चा हो गया, अगर कोई डॉक चार्जेस बोल दिया, ऑक्ट्राई ड्यूटी बोल दिया, है ना, ये सब खर्चे को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कार्टेज, ये सब, तो इनको ऐड कर देना। ठीक है, अब क्या हुआ, ये गुड्स के ऊपर टोटल कॉस्ट हुआ कंसाइनी तक पहुंचने पे। अब आपकी 3 चीजें हो सकती है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कंसाइनमेंट स्टॉक। बोलो ना, पहले क्या निकालोगे, एबनॉर्मल लॉस, फिर क्या, स्टॉक, और आखिरी में क्या निकाल देना, नॉर्मल लॉस। वो तो क्या नॉर्मल लॉस का इसमें कोई आएगा ही नहीं, मतलब जो नॉर्मल लॉस अगर गोडाउन पे हुआ तो उस केस में फाइनली क्या होगा, क्वांटिटी जो स्टॉक बचेगा ना उसके वैल्यूएशन में उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो गया, टेबल शोइंग आ गया, और एंट्री तो खैर हो चुका है, अपना कोई बड़ा मैटर नहीं है। अब आइए कमीशन, 3 प्रकार का ये भी कर लिया मैंने, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन और ओवरराइडिंग। मेन फर्क क्या मालूम है आपको, ऑर्डिनरी कमीशन अगर है तो बेड डेट कंसाइनर का लॉस, और डेल क्रेडिट कमीशन है तो उसका लॉस। ध्यान एक ही बात रखना सर, अगर डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं तो कंसाइनर अपनी बुक में बेड डेट की कोई एंट्री नहीं बनाता, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं है। ठीक है, और वो कंसाइनी एंट्री बनाता है और उसका कमीशन कम होता है, याद करो, वो एंट्री क्या बनाता है, कमीशन अर्न्ड अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ओवरराइडिंग कमीशन, ये क्या होता है सर, हम लोग कई बार कंसाइनी को क्या बोलते हैं, देख भाई तू इससे ज्यादा में माल बेचेगा ना तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, 20%, 25%। वो जो एक्स्ट्रा कमीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ कमीशंस गिवन, ये मैंने बता दिया आपको।
अच्छा अच्छा सॉरी, ये वाला, ये वो था ना जो एक जो सबसे खास क्वेश्चन था सर, कमीशन वाला, है ना, जिसमें अपने बड़ा वेटेज दिया था। करेक्ट। देखो उसमें दो कमीशन कैसे बोलेगा, पहला वाला तो क्या बोलेगा, 2% ऑन टोटल सेल, वो तो सेल का 2% निकल जाएगा, फिर बोलेगा प्लस, मतलब एक और कमीशन, और वो दूसरा कमीशन की लैंग्वेज पकड़ना बेटा, क्या लिखता है दूसरे कमीशन में, बोलेगा लैंग्वेज बोलेगा 20% ऑफ टोटल सेल, 20% ऑफ ग्रॉस सेल या टोटल सेल बोलेगा, लेस ऑल कमीशन, बस ये पकड़ लेना, क्या बोल दिया, लेस ऑल कमीशन, ऑल मतलब दोनों माइनस करो, फिर बोलेगा एक्सीड, फिर क्या बोलेगा एक्सीड, तीन में से कोई एक वर्ड देगा, एक्सीड कॉस्ट प्राइस या एक्सीड इनवॉइस प्राइस या एक्सीड एक अमाउंट दे देगा कि 12,000 से जो एक्सीड कर रहा है, 200 से जो एक्सीड कर रहा है, तो वो मतलब कुल मिला के ओवरराइडिंग कमीशन है। आपको क्या करना सर, टोटल सेल तो आपको पता है क्या है, माइनस क्या करना, वो जो कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस, आपको बोला 200 रुपए पर यूनिट, तो टोटल यूनिट इंटू 200, जो भी अमाउंट आएगा वो माइनस कमीशन वन, माइनस कमीशन वन जो निकल चुका है, इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, तो ये क्या जाएगा कमीशन नंबर 2, तो कमीशन 1 प्लस कमीशन 2 करेंगे तो आपका जाएगा टोटल कमीशन। ओके, इसके बाद हमने बात किया था प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, एक क्वेश्चन में बात किया था जिसमें आपको प्रोविजन फॉर एक्सपेंस के बारे में बात किया था, और इसमें क्या बोला था कि प्रोविजन बनाओ, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से बनता है, तो 31 दिसंबर तक खर्चा नहीं हुआ था बैंक चार्ज का, बैंक चार्ज का खर्चा तो हुआ था अगला साल 5 जनवरी को, पर प्रोविजन बनाने बोला तो हमने एक एंट्री पास किया। हमको मालूम है कि जो भी प्रोविजन बनते हैं वो पीएल से बनते हैं, तो वैसे आमतौर पर एंट्री क्या बनती है, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, पर ये पीएल की जगह क्या आएगा कंसाइनमेंट, तो अपनी एंट्री क्या बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो कंसाइनमेंट के डेबिट में आ गया, प्रोविजन के क्रेडिट में आ गया। फिर जब अगले साल 5 जनवरी को जब एक्चुअल में बैंक चार्ज लगा था, तो अपने एंट्री क्या बनाया था, अपने एंट्री बनाया था बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चार्ज है तो डेबिट कर दो, और बैंक बैलेंस आपका कम हो गया तो उसको क्रेडिट कर दो। फिर ये जो बैंक चार्ज अकाउंट है वो कहां ट्रांसफर होगा, प्रोविजन अकाउंट में, तो उसकी एंट्री क्या बनेगा, प्रोविजन फॉर बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्ज, तो आपका प्रोविजन अकाउंट के डेबिट में आके खत्म हो जाएगा, बैंक चार्ज कहीं पे भी नहीं जाएगा इस साल, क्योंकि पिछले बार अपन उसको 260 रुपए का जो था ना वो अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दिया था। तो ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। फिर एक क्वेश्चन था जिसमें फ्रेट के बारे में कुछ बातें थी सर, फ्रेट में लिखा था टू पे बेसिस, और टू पे बेसिस का मतलब क्या होता है, जो रिसीव करेगा वो पे करेगा, मतलब हमारे एग्जांपल में कंसाइनर पे नहीं करेगा बल्कि कौन पे करेगा, कंसाइनर। फिर इसमें बोला था 2% ऑफ सेल वैल्यू, इसका मतलब सेल का 2% नहीं, जो गुड्स आप भेज रहे हो जीएससी उसका सेल वैल्यू, आपने 100 रुपए में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस बेचने का प्राइस 120 है ना, तो टोटल गुड्स जो आप भेज रहे हो इंटू 120 का 2%, वो आ जाएगा फ्रेट के अमाउंट, और फिर इसका पेमेंट कौन करेगा, कंसाइनी। लेकिन सबसे खास बात क्या था, इस क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट दिया था, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट दिया था, तो अब ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जब अपन वो टेबल बनाते हैं तो टेबल में पहला जीएससी आता है, फिर अपना आता है कंसाइनर का खर्चा, पर यहां पर ये खर्चा कंसाइनर ने नहीं किया कंसाइनी ने, पर वो खर्चा ड्यू तो हो गया था ना, तो इसलिए अपन को वहां पे ऊपर में इसको ऐड करना पड़ेगा कि फ्रेट पेड बाय कंसाइनी, ताकि टोटल कॉस्ट निकल जाए कि भाई जब मैंने ट्रक पे माल दिया तो इसके ऊपर कितना खर्चा लग गया, एक जो मैंने इस गुड्स को खरीदा था वो खर्चा लग गया, और चढ़ाने में फ्रेट का जो खर्चा तो लग चुका है ना मेरा, भले पेमेंट वो करेगा, ड्यू तो हो गया ना, तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर एबनॉर्मल लॉस जो अमाउंट है वो अमाउंट निकलेगा। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट था, मैंने उस समय भी आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जो स्टॉक होता है ना उसका वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अभी अगर एनआरवी दिया है तो अच्छा, ये तो बात कर लिया ना अपन ने, दो तरीके से होता है आपको मालूम है, ठीक है, ये भी हो चुका है। हाँ, अगर एक सवाल है मेरा, अगर मान लीजिए आईपी मेथड है, कौन सा मेथड है, अगर ये है आईपी मेथड और स्टॉक एनआरवी पे निकालना है, तो सिंपल है, क्या करना है आपको मालूम, आप टेबल बनाओगे, सुनो, टेबल बनाओगे, टेबल बना के कॉस्ट निकालोगे, फिर आपने एनआरवी निकाल लिया, बस कुछ नहीं करना, इसमें आप स्टॉक रिजर्व ऐड कर देना, ये जो आएगा ये आ जाएगा इनवॉइस प्राइस,
और स्टॉक रिजर्व का वही तरीका है सर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इनटू क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी, तो ये आ जाएगा आपका स्टॉक रिजर्व। ठीक है, एनआरवी निकालने का तरीका पता है अपने को, बस स्टॉक रिजर्व का जो भी अमाउंट है ना वो ऐड करना पड़ेगा। और स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन कैसे होता है बोलो एक बार, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। एक मिनट, ये टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी करे तो क्या निकला, प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। कई क्वेश्चन कह रहे थे मालूम है आपको, प्रॉफिट पर यूनिट दिया रहेगा, 100 रुपए का स्टॉक है और उसको 20 रुपए प्रॉफिट जोड़ के बेचा, बात खत्म। ठीक है, इसके बाद अभी आ जाओ गुड्स के बारे में। ये एक क्वेश्चन था जिसमें गुड्स दो टाइप का था, एक था 1 किलो, एक था आधा किलो। तो अपने कुछ नहीं किया, जो टेबल बनाया था ना उसमें अपने क्या किया था, एक पर्टिकुलर बनाया, फिर जो क्वांटिटी अमाउंट होता ना तो अपने दो बना दिया, क्वांटिटी अमाउंट फिर क्वांटिटी अमाउंट, इधर 1 किलो वाला इधर आधा किलो वाला, क्योंकि दोनों का आपको वर्किंग करना पड़ता है। उसमें एक टाइप का गुड्स में एबनॉर्मल लॉस था, याद है आपको, और स्टॉक भी दोनों का अलग अलग वैल्यू निकलेगा, तो दोनों बस टेबल वही बनेगा, बस उसमें ऐड करते हैं ना, वो सेपरेट सेपरेट आपको स्टॉक निकाल के दे देगा। फिर अभी अपने डिस्कस किया, अच्छा ये ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात हो गई ना अपनी पूरी, कुछ बचा नहीं बचा। अगर कॉस्ट प्राइस है तो डेबिट में आएगा, अगर आईपी है तो डेबिट में आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो आईपी पे आएगा, उसका रिवर्सल स्टॉक रिजर्व क्रेडिट में आएगा, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना वो दो जगह जाता है, एक आपका कंसाइनमेंट के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट में। अच्छा, बैलेंस शीट में अगर आईपी मेथड है तो जो कंसाइनमेंट स्टॉक है वो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा बताओ, कंसाइनमेंट स्टॉक एट आईपी माइनस स्टॉक रिजर्व, और वो जो अमाउंट आएगा वो बाहर में दिखेगा, करेक्ट ना, ध्यान रखना, स्टॉक रिजर्व माइनस करके आपको इधर बाहर में दिखाना पड़ेगा। और फिर ये पॉइंट था जीएसटी रिटर्न वाला, अभी जो अपने डिस्कस किया कि अगर जीएसटी कोई क्वेश्चन में रिटर्न है तो एंट्री तो क्लियर है सर, उल्टा एंट्री बनाना पड़ेगा। और अगर आपका आईपी मेथड है तो उस केस में जीएसटी किस पर निकलेगा, आईपी पर, इनवॉइस प्राइस पे निकालोगे आप, और इनवॉइस प्राइस पे निकालोगे तो प्रॉफिट को भी रिवर्स करना पड़ेगा, सेम टू सेम। भेजते समय जो करते हो ना वही काम रिटर्न करते समय करोगे आप। अगर इसके ऊपर कोई खर्चा हुआ तो वो डेबिट में आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट के। और फाइनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कोई क्वेश्चन में बोलता है तो उस केस में कैपिटल पर इंटरेस्ट का मतलब ये होता है यहां पे कि कंसाइनर जो खर्चे कर रहा है वो कैपिटल है। तो एग्जांपल क्या होता है, 878 अमाउंट आया था, 800 रुपए उसने गुड्स पे खर्चा किया था, 78 गुड्स को बेचने पे खर्चा किया, टोटल 878 उसका खर्चा लग गया। अभी कंसाइनी अपना माल वाल बेच रहा है और पैसा कब भेजा, 3 महीने के बाद, तो 878 मेरा 3 महीने तक जाम रह गया, तो 878 के ऊपर मैं 3 महीने का ब्याज लूंगा अपने बिजनेस से, और जो मुझे पैसा मिला 497 वो उसने मुझे भेजा था, 878 माइनस 497, इतना पैसा वो जितना भेज रहा है वो भेजेगा कितना सर, जितने का माल बिका माइनस जो खर्चे वर्चे किए, जो बैलेंस बचा वो मुझे भेजेगा, तो जो मुझे भेजेगा उतना पैसा मेरे को वापस आ गया, तो 878 माइनस 497 कर दिया, तो इतना पैसा अभी भी मेरा बिजनेस में पड़ा है और आखिरी तक कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मेरे को एक भी पैसा नहीं मिला, तो मैं वो जो बैलेंस है मैं उसके ऊपर कितने महीने का ब्याज लूंगा, उससे 9 महीने का। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, मेरे को उम्मीद लग रहा है कि मैंने पूरा कवर कर दिया, कुछ छूट रहा है आपके दिमाग में, पूरा 100% कवर हो गया। ये कितना मिनट लगा मालूम, 25 मिनट। 25 मिनट तो मैं बोल बोल के आपको बढ़ा रहा हूं, और इसमें पूरे जितने भी मतलब अपने ओवरऑल कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया, एक एक क्वेश्चन के अंदर घुस घुस के पूरे पॉइंट डिस्कस कर लिए, एक पॉइंट भी था ना तो मैंने कवर कर लिया इतने में। 25 मिनट के अंदर आपका कंपाइल हो गया आपका पूरा का पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट विद इन 25 मिनट्स। तो आज सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जब चैप्टर खत्म होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप